आज का टॉपिक है हमारा एवोपरेशन। ठीक है, नाम सुना हुआ लग रहा है ना, बड़ा आसान लग रहा होगा। चलो आसान है, बिल्कुल आसान ही है, जो हम लोग जानते हैं ना केवल वही है, बस कुछ इसमें अलग सा चीज है जिसको कि हम लोग जान लेते हैं, है ना। चलो देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम है एवोपरेशन। टॉपिक बड़ा सिंपल है, एवोपरेशन। अच्छा जरा बताओ हमको यहाँ पे, एवोपरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज एवोपरेट हो जाना, है ना। जैसे यदि हमारा वाटर एवोपरेट हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, वहां पे एवोपरेशन हमारा हो रहा है ना। तो फिर वेपोराइजेशन क्या है? यदि एवोपरेशन वो है तो वेपोराइजेशन हमारा क्या है? फिर सवाल होना चाहिए ना, वेपोराइजेशन क्या है। चलो इसी के बारे में पहले जान लेते हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, वेपोराइजेशन हमारा जब भी होगा ना, यानी कि जब भी हमारा लिक्विड गैस के रूप में ऊपर उठना चाहेगा, यानी कि वेपर के रूप में जब इन्वायरमेंट में वो जाना चाहेगा, जब भी चाहेगा, तो वो दो प्रकार से जा सकता है, या तो एवोपरेशन से या तो वेपोराइजेशन से। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो क्या है। जब हम लोग किसी पानी को गर्म करें, यानी कि बॉयल करें, और पानी का यानी कि लिक्विड का यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। जब हम लोग किसी वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेंगे तो वो वेपर के रूप में ऊपर जाएगा। कल हम लोग जाने थे इस चीज को। तो ये हो गया हमारा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में हमेशा उसको बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर चाहिए, यानी कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। यदि 100 डिग्री सेल्सियस आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं और यदि वो बॉयल हो रहा है तो वहां पे कहलाएगा वो वेपोराइजेशन। ठीक है, लेकिन यदि आप 100 डिग्री से कम दे रहे हैं, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का उससे कम दे रहे हैं, और फिर भी वो गैस के रूप में ऊपर जा रहा है, तो वो हमारा हो गया एवोपरेशन। अब सवाल है कि इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल सबसे तगड़ा है, आप घर में क्या कीजिए, पानी को उबालिए, ठीक ना, और एक समय ऐसा आएगा जब वो भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब वो भाप निकलना शुरू कर जाए ना, तो समझ जाना कि इसका डिग्री जो है ना, यानी कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, ये भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, ये हमारा हो गया वेपोराइजेशन। लेकिन तालाब में कभी जाओ, क्या तालाब में जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है? क्या नहीं। यदि 100 डिग्री सेल्सियस होता तो आज कोई जिंदा ही नहीं रह पाता। समझ रहे हो। यदि यदि सबसे ज्यादा यदि गर्मी भी पड़ता है ना, तो मुश्किल से मुश्किल 40 डिग्री जाता है, और 40 डिग्री, अच्छा मान लो चलो 40-50 के आसपास जाता है ना। और सोचो उतना में हमारा हालत खराब हो जाता है। और यदि सूरज 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्रिएट करने लगे तब तो कोई बचेगा ही नहीं। तो वेपोराइजेशन और एवोपरेशन में केवल डिफरेंस ये है कि वेपोराइजेशन हमारा तब होता है जब हम लोग उसको बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम लोग वाटर को बॉयल कर रहे हैं ना, तो वो हमारा हो गया वेपोराइजेशन, और वो गैस के रूप में जो उड़ रहा है वो हमारा कहलाएगा वेपोराइजेशन। ठीक ना। लेकिन यदि उससे टेम्परेचर कम है, 100 डिग्री सेल्सियस आप नहीं दिए हैं, फिर भी वो एवोपरेट हो रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा एवोपरेशन। क्या सवाल है, पूछो। यही सवाल है जो आप बोल रहे हैं। चलो ठीक है। जैसे पानी कम टेम्परेचर पर रहता है, मतलब तब भी वो एवोपरेट करता होगा। हाँ, इसके पीछे भी रीजन है। अब तुम्हारा सवाल ये भी होना चाहिए कि हमको मालूम है कि वो एवोपरेट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो सकता है, लेकिन फिर भी वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे फिर क्यों एवोपरेट हो पा रहा है, गैस क्यों बन के उड़ पा रहा है। हम लोग तो यही जानते हैं ना कि कोई भी लिक्विड यदि गैस बन के ऊपर उड़ेगा तो 100 डिग्री पे उड़ेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन फिर 100 डिग्री से नीचे पे क्यों उड़ पा रहा है? इसलिए उड़ पा रहा है ना, क्योंकि वाटर में हमारे बहुत सारे ऐसे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं जिनका कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होता है। सभी का नहीं, सभी का नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ, हम कह रहे हैं कि वाटर में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई रहता है। समझ रहे हो बात को। इसीलिए जो जिसका काइनेटिक एनर्जी हाई है केवल वही एवोपरेट होता है, और जिसका लो है वो वहीं पे रह जाता है। जरा सोचो, यदि ऐसा होता कि सभी का यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, यदि सभी वाटर का मॉलिक्यूल जितने भी पार्टिकल्स हैं, हमारे वाटर के पार्टिकल्स जितने भी हैं, यदि सभी का काइनेटिक एनर्जी यदि ज़्यादा होता तो आज समुद्र में पानी ही नहीं बचता, पूरा का पूरा एवोपरेट हो जाता। समझ रहे बात को। इसीलिए हमारे वाटर के पार्टिकल्स के बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई रहता है।
हाई होने के कारण उसको यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना भी दिया जाए ना, फिर भी वो ऊपर उड़ जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं एवोपरेशन। एक एग्जांपल तुम लोगों को बताते हैं, यदि कभी टाइम मिले तो इस चीज़ को करना भी तुम लोग, ठीक ना। क्या करो, एक गिलास में पानी ले लो, चलो गिलास छोड़ दो, एक थाली लो, एक थाली में एकदम लबालब पानी लो, एकदम पूरा एकदम टॉप तक भरा हुआ लो, ठीक ना, और उसको घर के किसी एक कोने में जाके रख दो एकदम स्थिर से, और उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस मत करो, एकदम चुपचाप उसको रख दो, घर के अंदर हम कह रहे हैं। धूप में रखोगे तब तो एवोपरेशन फास्ट होगा, लेकिन उसको कहाँ पे, छत पे रखो। देखो हम रखने का तो छत पे भी रख सकते हैं, और छत पे रखोगे तो धूप तो उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा ना, तो वो तो एवोपरेट होगा ही होगा। हम कह रहे हैं कि उसको घर में रख दो, घर में जब रखोगे ना तो उसमें भी एवोपरेशन होगा, लेकिन बहुत ही स्लो होगा। लगभग तुमको 1-2 महीना रुकना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यदि तुम एक थाली में पानी लो और उस पानी को यदि डायरेक्टली छत पे जाके रख दो, तो तुमको एक दिन में उसका फर्क देखने को मिल जाएगा, एक दिन में, क्योंकि उस पर लगातार धूप की रोशनी पड़ रही है। लेकिन यदि आप उसे घर में रखते हैं ना, तो भी वो एवेपोरेशन वहाँ पे होगा, लेकिन बहुत ही स्लो होगा। 2 कारण है, पहला तो आपका वहाँ पे हीट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि सनलाइट का रोशनी नहीं पड़ पा रहा है। दूसरी बात, रूम का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, मेनली आसपास 35-36 के आसपास होता है रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन टेम्परेचर तो है ना, इसीलिए आप जो कोना में रखेंगे ना तो उसमें एवेपोरेशन होगा, लेकिन बहुत ही स्लो होगा। चलो खैर, ये तो हमारा बात अलग हो गया, लेकिन क्या एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। तो जब भी आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को बॉयल करें, उससे जो भाप निकलेगा वो हमारा होगा वेपोराइजेशन। लेकिन यदि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे भी यदि गैस उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, वो हो जाएगा हमारा एवेपोरेशन। हाँ, 1-2 महीने मतलब पूरा पानी सूख जाएगा? नहीं पूरा नहीं सूखेगा, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। जब आप उसको छत में रखेंगे ना तो एक सप्ताह भी नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, वो पानी पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में एवोपरेट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको बंद कमरे में रखेंगे ना, उसमें 2-3 महीना भी लग जाएगा, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा। वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही है, प्लस रूम का टेम्परेचर भी आपका 35 के 36 के आसपास है, और उसको चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो कैसे होगा एवोपरेशन होगा, लेकिन बहुत ही स्लो होगा। समझ रहे हो बात को, कोई डाउट है इसमें? चलो अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं कि एवोपरेशन में क्या है डिफरेंस और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है। नहीं भेज देंगे, कर देंगे, कल चला जाएगा, ठीक है। चलो देख लो डिफरेंस हम लोग, डिफरेंस तुम लोग बताओगे, बड़ा आसान है। अब क्या बता दोगे, एवोपरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस बता दोगे। चलो सबसे पहले हम लोग इधर कॉलम बनाते हैं वेपोराइजेशन का, और इधर बनाते हैं हम लोग एवोपरेशन का। एवोपरेशन, वेपोराइजेशन, इन दोनों में हम लोगों को डिफरेंस बताना है, और पूछता भी है। वेपोराइजेशन का मतलब क्या, आप बॉइलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि बॉयल करेंगे तभी तो वो हमारा वेपर में क्रिएट होगा। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस अपना जान लेंगे। चलो तुम ही लोग बताओ जरा हमको पहले, इन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस क्या हो सकता है। वेपोराइजेशन में क्या हुआ कि वो 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तो मतलब वो एवोपरेट करता है। हाँ चलो, इसके पहले हम लोग बोल सकते हैं, याद करो हम बताए थे अपने पिछले क्लास में, वेपोराइजेशन इज अ बल्क फेनोमेना, याद आ गया। वेपोराइजेशन इज अ बल्क फेनोमेना, मतलब कि जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक बराबर हीट होता है हमारा। समझ के बात को। तो वेपोराइजेशन इज अ, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे चलो इट इज अ, ऐसे लिखो आसान रहेगा, इट इज अ बल्क फेनोमेना, ठीक है। बट इट इज अ, बताओ जल्दी, इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस फेनोमेना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा एवोपरेशन होता है ना, जब हमारा एवोपरेशन होता है तो वो केवल ऊपर जो हमारे, अच्छा हाँ एक बात और जरा बता ही देते हैं, हम समय आ गया है तो बता ही देते हैं। हमारा एवोपरेशन जो है ना वो केवल वाटर के ऊपर वाले सरफेस पे ही क्यों होता है, नीचे वाले में क्यों नहीं होता है।
रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन ये है ना कि हम अभी तुरंत बोले थे कि वाटर में भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई है, और चूंकि जिसका काइनेटिक एनर्जी हाई है वो हमेशा दूर भागना चाहेगा, तो नीचे से काइनेटिक एनर्जी जिसका हाई है वो ऊपर ही आना चाहेगा ना, तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएगा, और जब वो ऊपर आएगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो हमेशा ऊपर उठना चाहेगा। समझ गए बात को? तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इट इज अ सरफेस फेनोमेना, यानी कि केवल सरफेस पे इवेपोरेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको सरफेस पे लेकर नीचे में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट बताओ, अपने से बताओ तुम लोग जरा, बताओ। It starts vaporizing at 100 डिग्री सेल्सियस। इट दूसरा it starts vaporizing at 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। चलो इसका क्या लिखोगे? इट स्टार्ट्स एवोपरेटिंग बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इट स्टार्ट्स evaporating बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसको वेपोरेट होने के लिए ना 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, इसको कम भी मिलेगा तो काम करता है अपना। ठीक है, चलो आगे जरा सोचो, दो हम बताए हैं ना, एक दो तुम लोग अपने से जरा बताओ हमको सोच के। एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस नहीं, ये कैसा लगा? एवोपरेशन यदि होता है तो क्या वो गैस कूल होता है क्या? नहीं, हीट रहता है, वो थोड़ा सा गर्म तो रहता है। चलो देखो यहाँ पे तुम लोग नहीं बताओगे, it requires it requires it requires it requires enough heat and temperature। इसको वेपोरेट होने के लिए ज्यादा हीट और टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको कम पड़ता है। इसको कम भी मिलता है तो अपना काम करता है। चलो एक और लास्ट बता देते हैं, ठीक है ना। वेपोराइजेशन जो होता है ना हमारा बहुत ही फास्ट होता है, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ फास्ट फास्ट प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये हमारा बहुत ही फास्ट होता है, ये हमारा बहुत ही स्लो होता है। चलो अब कहीं पे किसी को डाउट, तो क्या एवोपरेशन का जो हमारा टॉपिक था वो उन दोनों में जो डिफरेंस है हमारा वेपोराइजेशन और एवोपरेशन दोनों में क्लियर हो गया? चलो हो गया, कहीं पे कोई डाउट है किसी को? चलो अब हमारा एवोपरेशन का ही एक अलग टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन का मतलब ये हो गया कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे कि हमारा एवापोरेशन टेक्स प्लेस होता है, कौन कौन से कारण है। चलो सबसे पहला कारण बताओ कोई। सबसे पहला कारण है सरफेस एरिया। सबसे पहला कारण सरफेस एरिया, इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी। सरफेस एरिया देखो, यदि सरफेस एरिया बड़ा है यानी कि अच्छा इसका एग्जांपल बताते हैं। हम लोगों की जो मम्मी है ना, वो कपड़े को क्यों खोल खोल के मतलब पसारती हैं, फैला के पसारती हैं, क्यों? ताकि उस पे एवोपरेशन का जो प्रोसेस है, हालांकि जो उसका जो गति है वो तो अपने से होगा, वो जिस प्रकार से होना है वैसे ही होगा, लेकिन यदि हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ना तो जल्दी हमारा कपड़ा सूख जाता है। समझ रहे हो बात वो क्या कह रहे हैं? इसीलिए हम लोगों की जो मम्मी है ना, वो कपड़े को फैला फैला के पसारती हैं। हाँ, थाली में पानी लेने के लिए इसीलिए बोले थे, क्योंकि गिलास में लोगे ना तो उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आप चाहते हैं कि एवोपरेशन हमारा फास्ट हो तो आप क्या कीजिए, सरफेस एरिया को बढ़ा दीजिए, यानी कि उसको इंक्रीज कर दीजिए। जैसे जैसे गिलास में पानी लो, छत पे जाके रख दो, उसी समय एक थाली में पानी लो पूरा एकदम लबालब, उसको जाके वहाँ पे रख दो, तुमको देखने को फर्क वहाँ पे मिल जाएगा। सबसे जल्दी एवोपरेशन जो होगा ना वो थाली में होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा। समझ रहे हो? और सनलाइट भी पड़ेगा प्लस उसके पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा ऊपर उठने के लिए, तो वो जल्दी निकल जाएगा। लेकिन ग्लास में उसको सांकड़ापन लगेगा, एक एक करके निकलेगा। समझ रहे हो? तो यदि सरफेस एरिया बड़ा है तो एवोपरेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होगा। अच्छा इसका एग्जांपल और समझ लो। इसका एग्जांपल है हमारा, अच्छा इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे अभी हर्षित ने कहा था कि यदि घर पे मान लो यदि कहीं पे पानी यदि गिरा हुआ है तो वो यदि कम जगह पे है ना तो वो एवोपरेशन उसमें होगा लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होगा। लेकिन यदि आप उसी पानी को यदि फैला दें तो वो जल्दी सूख जाएगा हमारा, क्योंकि एवोपरेशन हमारा ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी जिस भी पार्टिकल का ज़्यादा होगा उसको फैलने के लिए यानी कि दूर उठने के लिए क्या हो गया, स्पेस मिल गया, वो फ्रीली ऊपर उठ पाएगा। समझ गए? इसीलिए सरफेस एरिया आप इंक्रीज कर देंगे तो आपका एवोपरेशन जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो उसके बाद फिर है हमारा दूसरा में टेम्परेचर। टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका एवोपरेशन फास्ट होगा। जैसे गर्मी के समय में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है ना। लेकिन वही ठंडे के समय में टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है ना। कभी कभी तो 9 के आसपास चल जाता है, 9-10 के आसपास चल जाता है, तो उसमें हमारा क्या हो गया, उसमें हमारा टेम्परेचर लो हो गया, इसीलिए हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है उस समय पे। लेकिन गर्मी के समय में हमारा टेम्परेचर हाई रहता है तो वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो टेम्परेचर भी एक हमारा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, और ह्यूमिडिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ठंडे के समय में, बारिश के समय में। ये क्या है, ह्यूमिडिटी है, यानी कि उस समय पे वाटर वेपर जो है ना एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है और उस समय पे जल्दी आपका कपड़ा सूखेगा भी नहीं। समझ रहे बात को? लेकिन यदि ह्यूमिडिटी कम है, जैसे गर्मी का समय, उसमें वाटर वेपर क्या रहता है, एनवायरनमेंट में बहुत ही कम रहता है, तो उस समय पे आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा। हाँ, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है क्योंकि उस समय पे वर्षा होता रहता है ना, तो हमारा छोटा छोटा जो वाटर का जो पार्टिकल है ना वो फैल जाता है पूरी तरफ, उमस कह लो। हाँ हाँ वही नमी वाला चीज। समझ के बात को? यदि नमी है ज़्यादा तो कपड़ा धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन यदि नमी नहीं है तब तो कपड़ा बहुत ही जल्दी सूख जाएगा हमारा, है ना। चलो उसके बाद है हमारा फिर विंड स्पीड। विंड स्पीड चौथा, विंड स्पीड। अच्छा कभी कभी देखियो, कभी कभी हमारे घर में क्या होता है ना, मान लो यदि कपड़ा नहीं सूख पाता है, सुनो पहले। हाँ बोल। हाँ हो सकता है, बिल्कुल देख लो वहां पे दिख रहा होगा, है ना। समझ गए बात को? खैर रखो दो उसको।
तो चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा विंड स्पीड। अच्छा कभी कभी यदि हमारा कपड़ा नहीं सूखता है ना तो हम लोग उसको पंखे के नीचे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? हवा लग सके तो ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलो, कैसे बोलेंगे? और जो रूम टेम्परेचर रहेगा वो नेचुरल हवा को कपड़े पर नहीं देखो, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है ना पार्टिकल्स का, जो हमारे कपड़े में जो लिक्विड है यानी जो पानी अभी भींगा हुआ है, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसके काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होंगे। यदि हम उसको यदि हम उसको विंड प्रोवाइड कर देंगे तो उसको जल्दी बाहर निकाल देगा। समझ रहे बात को? इसीलिए विंड स्पीड भी हमारा क्या है, यदि हाई है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। चलो इसमें कोई भी डाउट अब? हाँ सुखा सकते हैं। हेयर एग्जांपल दे रही है हेयर ड्रायर का। हाँ वो ठीक है, हम समझ रहे हैं। हम कहाँ हम नकार रहे हैं क्या? सूखता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुखाता है। समझ गए? तो ये 4 फैक्टर हैं जिससे कि हमारा एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो सकता है या तो स्लो हो सकता है। ठीक है, फास्ट कब होगा? जब इन चारों चीज़ों को आप इंक्रीज कर दीजिए। कम कब होगा? एवेपोरेशन कब कम होगा? जब इसको नीचे कर देंगे आप। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी। यदि नमी ज़्यादा है तो कपड़ा कम मतलब कि धीरे धीरे सूखेगा, और यदि नमी क्या हो गया, यदि कम है यानी कि वाटर वेपर का प्रेजेंट यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में है तो वो कपड़ा हमारा जल्दी सूखेगा। समझ गए? चलो उसके बाद फिर हमारा एक और टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। देखो यहाँ पे हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं। जब हम लोगों के शरीर में पसीना होता है ना, और पसीना के बाद जब हमारा शर्ट भीग चुका होता है, उसके बाद जब आप फैन के पास जाइए है ना, तो उस समय पे बहुत ही ठंडापन महसूस होता है ना। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं इस चीज़ को? जरा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक ना। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम है कि यदि वाटर है तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होगा और वो हमेशा ऊपर उठना चाहेगा। और यदि वो ऊपर उठ रहा है मतलब कि वहाँ पे एवेपोरेशन हो रहा है। जैसे हमारे बॉडी में यदि हम पूरी तरीके से भीग गए हैं तो हमारे बॉडी में क्या होगा, यानी कि टी शर्ट में क्या लग जाएगा, पानी लग जाएगा, यानी कि पसीना। समझ रहे हो बात को? और वो जो पानी है हमारा यहाँ पे, वो हमेशा पानी के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर उठना चाहेगा, और यदि वो ऊपर उठ रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे एवेपोरेशन। क्यों कहेंगे एवेपोरेशन? क्योंकि जो ऊपर उठ रहा है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, बहुत नीचे है। समझ के बात को? इसलिए वो एवेपोरेशन हो गया। लेकिन अब जरा सोचो यहाँ पे ध्यान से, जो हमारे वाटर का, मेरे बात को एकदम गौर से सुनना, जो हमारे टी शर्ट में वाटर लगा हुआ था उसका जो पार्टिकल्स था वो यदि एवोपरेट हो रहा है मतलब कि वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है, मतलब कि वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है। लूज किस रूप में कर रहा है? वो एनवायरमेंट में मिल जा रहा है अपना। तो हमारा जो यहाँ पे वाटर का जो पार्टिकल्स है वो यदि एवोपरेशन में जा रहा है यानी कि एवोपरेट हो रहा है तो वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है। लेकिन हर एक इंसान का क्या खासियत होता है कि वो अपना एनर्जी हमेशा गेन करना चाहता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग हैं तो हमारा यदि एनर्जी खत्म हो जाता है, पढ़ते पढ़ते थक गए तो खाना खाते हैं ना, एनर्जी मिल जाता है। उसी प्रकार से वाटर भी करता है अपना, जब वो एवोपरेट होता है ना तो वो अपना एनर्जी लूज कर रहा होता है। और वो एनर्जी पाएगा कहाँ से? वो एनर्जी पाएगा आपके बॉडी के अंदर से। ये तो हो गया अलग चीज। लेकिन जैसे एक और चीज, हमारा टी शर्ट अभी क्या है, मान लो भींगा हुआ है, ठीक है, और यदि ये भींगा हुआ है तो इसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगा, वो ऊपर उठना चाहेगा, यानी कि वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है। तो ये अपना एनर्जी गेन भी तो करना चाहेगा ना। ये गेन कहाँ से करेगा? ये एनर्जी गेन, ये अपना एनर्जी गेन कहाँ से करेगा? ये अपना एनर्जी गेन करेगा आपके बॉडी से। आपके बॉडी में ना बहुत ज़्यादा गर्माहट है, वहीं से ये अपना एनर्जी ले लेगा, इसके पास फुलफिल हो जाएगा। और जो एनर्जी जब ये लेता है ना उसी का दौरान आपको ठंडापन का महसूस होता है। एक तरफ हीट एनर्जी जा रहा है
और एक तरफ एनर्जी ले भी रहा है। इसी के प्रोसेस के दौरान आपको गर्माहट नहीं, ठंडापन का आपको महसूस होता है। एक और एग्जांपल बताते हैं। कभी ये मटका देखे हो, जब हम लोग मटके में पानी रखते हैं, मटका का पानी हमेशा ठंडा क्यों रहता है? अब बताते हैं, इसके भी पीछे रीजन है। इसमें भी वाटर है, तो वाटर का पार्टिकल्स होगा, और वाटर के पार्टिकल्स में भी इसमें भी ऐसे कुछ होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगा ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी चूंकि हाई है तो हमेशा इन्वायरमेंट में मिलना चाहेगा। इन्वायरमेंट में मिल रहा है मतलब वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है, तो एनर्जी अपना गेन कहाँ से करेगा? आसपास के इन्वायरमेंट से वो गेन करेगा, आसपास के इन्वायरमेंट से गेन करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट तो हमेशा क्या रहता है, थोड़ा बहुत तो उसके बाद टेम्परेचर है ना, तो अपना लेगा अपना टेम्परेचर। तो वो जो टेम्परेचर ले रहा है ना, एक तरफ ये अपना एनर्जी लूज कर रहा था और एक तरफ अपना एनर्जी इन्वायरमेंट से ले रहा है। इसीलिए जो हमारा मटका होता है ना वो भी ठंडा रहता है, और मटके के आसपास का जो थोड़ा सा एरिया होता है ना, जैसे ये मटका है, मान लो यहाँ पे, यदि यहाँ पे मटका है तो इसके आसपास वाला एरिया भी ठंडा लगता है कभी कभी देखने में। महसूस किया कभी? समझ के बात को? चलो एक इसका एग्जाम्पल और है। जैसे लड़कियों लोग, तुम लोग यदि इस्तेमाल करते हो तो जानती होगी, एसीटोन मतलब जो नेल पेंट रहता है ना उसको हटाने वाला जो नेल पॉलिश, उसको रिमूवर कहते हैं। हाँ, उसको हम लोग केमिस्ट्री में एसीटोन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कभी यदि नेल पेंट को हटाती होगी तो जो एसीटोन लगाती होगी तो क्या वहां पे ठंडापन का महसूस होता है? नहीं कही हो कभी? अच्छा, कभी ट्राई करना इस चीज को, ठीक है ना। हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, तुम लोग करती हो तो करना। देखो, अच्छा चलो ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना, यदि आप इसमें नेल पेंट लगाए हुए हैं और यदि उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसमें एसीटोन लगाया जाता है। एसीटोन क्या करता है, उस नेल जो पेंट है ना उसको रिमूव कर देता है। प्लस जब आप उसको लगाएंगे ना तो आपको यहाँ पे ना ठंडापन का महसूस होगा, क्योंकि एसीटोन में भी हमारा क्या है, वाटर है, वो भी एवेपोरेट होगा और वो भी अपना एनर्जी लेना चाहेगा। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? आपके हाथ से ही ले लेगा वो अपना, इसीलिए वहाँ पे आपको ठंडा लगता है। समझे बात को? जैसे परफ्यूम को कभी लगाओ तो ठंडापन क्यों महसूस होता है? परफ्यूम हमारा क्या लिक्विड तो है, वो भी इन्वायरमेंट में जाना चाहेगा ना, लेकिन वो भी अपना एनर्जी गेन करना चाहेगा, एनर्जी आपके बॉडी से लेता है वो, इसीलिए आपको वहाँ पे ठंडा लगता है। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। क्या गर्मी में हम लोग तो अक्सर अपने घर के बाहर ना पानी छींटते हैं ताकि ठंडापन हमको वहाँ पे लगता रहे। ये ठंडा क्यों हमको वहाँ पे लगता है? क्योंकि आप क्या छींट रहे हैं? पानी छींट रहे हैं, और पानी छींटे तो पानी एवेपोरेट होगा, और जब पानी एवेपोरेट होगा तो अपना एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कहाँ से लेगा हीट एनर्जी? इन्वायरमेंट से, आजू बाजू के एरिया से लेगा, इसीलिए आपको आजू बाजू का एरिया जो है ना बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। अब चूंकि वो देखो, जैसे मान लो यदि वो बाहर आसपास के, जैसे मान लो यदि हमारा ये कोचिंग है और हम क्या के गर्मी के समय में इसमें पानी छींट दिए, हमको इसमें ठंडापन महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हमारा वाटर का पार्टिकल जो ऑपरेट हुआ है ना, जो नीचे हमारा जो वाटर है वो क्या करना चाहेगा? अपना एनर्जी गेन करना चाहेगा। तो गेन कहाँ से करेगा? आसपास के एनवायरमेंट से कर लेगा। अब जब आसपास का एनवायरमेंट जब वो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लिया है तो क्या आसपास में दोबारा होगा क्या हीट एनर्जी? नहीं होगा, तो इसलिए वहां पे हमको ठंडा लगता है। अब जब वो हमारा इधर आके वो एनर्जी उसको फुलफिल कर दिया है, उसको दे दिया है, वाटर के पार्टिकल्स को दे दिया है, तो इधर अब एनर्जी बचा नहीं हमारा, इसीलिए हमको आसपास का एरिया बहुत ही ठंडा लगता है। समझ के बात को? चलो एक और एग्जाम्पल, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। वाटर बोतल को जब भी यदि फ्रिज से निकालो ना, फ्रिज से यदि कभी निकालो, चूंकि ये हमारा वाटर है, इसका नेचर है कि अपना लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये होगा, तो ये हमारा एवोपरेट होता है। अब चूंकि एवोपरेट हो रहा है, इसको अपना एनर्जी मेंटेन करने के लिए हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है? अपने इन्वायरमेंट से, आजू बाजू से हीट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। और चूंकि कैप्चर कर लेता है तो आपको यहाँ पे वाटर वेपर के रूप में बूंदा बूंदा आपको इसके ऊपर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग उसको टच करते हैं तो ठंडा पानी का हमको महसूस होता है। ठंडा पानी एवोपरेट करेगा, क्योंकि देखो यदि ठंडा पानी है बोतल में तो पानी का नेचर क्या है? हमारा एवोपरेट होना चाहेगा हमेशा। अब चाहे कहीं भी रख दीजिए, पानी हमेशा चाहेगा कि हम गैस में कन्वर्ट हो जाए, हमेशा कहीं पे भी रख दो आप, बाहर में, घर में, कहीं पे भी, वो हमेशा चाहता है कि हम एवोपरेट हो जाए। एवोपरेट होगा तो एनर्जी लूज कर रहा होगा,
एनर्जी जब वो अपना लूज कर रहा होगा तो उसको एनर्जी चाहिए ना कहीं से, तो अपना एनर्जी क्या करेगा, इन्वायरमेंट से ले लेगा, इन्वायरमेंट से ले लेगा अपना एनर्जी। तो एनर्जी जब इन्वायरमेंट से लेगा ना तो आपको इसमें दिखेगा कैसा, वेपर के रूप में दिखेगा, और जब इसको टच करेंगे तो ठंडा लगता है आपको। इन्वायरमेंट से, हम ही लोग से कह लो ना, इन्वायरमेंट से गेन करता है। बात समझ में आ गया। तो क्या अब आपसे यदि पूछे कि हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, कैसे करता है, क्या करता है, इसके पीछे अब एक लास्ट बार हम लोग बात कर लेते हैं। जब भी एवापोरेशन होता है तो वाटर का पार्टिकल्स अपना काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि वाटर का पार्टिकल्स है तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई है, तो हमेशा इन्वायरमेंट में मिलना चाहता है, यानी कि एवापोरेशन का एवापोरेट होना चाहता है वो। और चूंकि एवापोरेट हो रहा है मतलब कि अपना एनर्जी लूज कर रहा है, लूज कर रहा है तो उसको अपना एनर्जी तो मेंटेन करना है अपना, तो मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, आसपास वाले एरिया से अपना वो हीट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। अब जब आस पास में जो भी हीट था उसको जब वो कैप्चर कर ही लिया है तो आसपास में बचा नहीं अब, इसीलिए आसपास वाले एरिया को हम लोग ठंडापन महसूस होते हुए नजर देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। समझ में आ गया। वही चीज़ हमारे बॉडी में होता है, वही चीज़ हमारे फिर से मटका में होता है, वही चीज़ हमारे बोतल में होता है। समझ गए बात को। चलो, इसमें कोई डाउट अब याद रहेगा। चलो, अब इसके बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, गर्मी के समय में हम लोग कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं या फिर क्यों पहनना चाहिए। इसका दो रीजन है। पहला रीजन ये कि कॉटन जो होता है ना वो गुड एब्जॉर्बर होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। बात समझ में आ गया। तो जो हमारा पसीना रहता है ना वो अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने से वो क्या करता है, एनवायरमेंट में जो हमारा फिर प्रोसेस है वो चलता रहता है अपना। पहला ये कारण हो गया हमारा। दूसरी बात ये कि जो हमारा कॉटन होता है ना वो एब्जॉर्ब किए हुए वाटर को, यानी कि पसीने को कलेक्ट करके नहीं रखता है वो, लेकिन वुलन क्लॉथ इसका जस्ट अपोजिट करता है। वुलन क्लॉथ उसको कैप्चर कर लेता है, कैप्चर करने के बाद उसको वहीं पर रखता है, उसको एवोपरेट नहीं होने देता। बात समझ रहे हो। तो आप ये बताएंगे कि गर्मी के समय में हमको कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर है, किस चीज का, पसीने का। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें। चलो, उसके बाद ना कॉटन क्लॉथ में हमारा मेनली जो होता है ना एवोपरेशन जो है ना बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ में कैप्चर करने का कैपेसिटी, वाटर को कैप्चर करके रखे रहने का कैपेसिटी नहीं होता है, कैप्चर करके उसको एवोपरेट करने का कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुलन क्लॉथ। इसीलिए हम लोग यदि गर्मी के समय में वुलन कपड़ा पहनते हैं ना तो गर्माहट ज़्यादा महसूस होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो वुलन क्लॉथ है, इसलिए कि वो वाटर को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन उसको एवेपोरेट होने के लिए परमिशन नहीं देता है। समझ के, वो कैप्चर करके अपने ही पास रख लेता है। लेकिन कॉटन में जैसे इसका उल्टा होता है, वो आपके पसीने को एब्जॉर्ब भी करता है प्लस उसको अलाउ भी करता है। ठीक है भाई, तुम जाओ, हम केवल यहाँ से लेंगे और हम आपको दे देंगे, हम बस केवल एक ब्रिज का काम करेंगे बस। चलो, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है एनसीईआरटी आपसे। क्या क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कॉल्ड वाटर। अभी जान लिए हम लोग, जाने ना अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग। क्यों? क्योंकि यदि ये हमारा ठंडा पानी है, यदि हम लोग इसको फ्रिज से निकाल के ऐसे रखेंगे तो इसमें हमारे बहुत से वाटर के पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई है। चूंकि हाई है तो वो हमेशा ऊपर उठना चाहेगा। ऊपर उठने का मतलब क्या, एवेपोरेट होना चाहेगा। एवेपोरेट होना चाहेगा तो एनर्जी लूज कर रहा होगा। जब एनर्जी लूज कर रहा होगा तो इसमें जो हमारा पानी बच गया उसको एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी कहाँ से लेगा, अगल वाले इन्वायरमेंट से अपना ये हीट एनर्जी ले लेगा। और जब अगल वाले एरिया से हीट एनर्जी ये ले लेगा तो यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगा जिसको आप छुएंगे तो बहुत ही ठंडा लगेगा। दूसरी बात ये कि वाटर के आसपास वाला जो एरिया है ना थोड़ा दूर तक, लगभग यहाँ तक, थोड़ा दूर तक, वो भी आपको ठंडा लगता है। कभी महसूस करना, यदि ऐसे पानी है ना इसको छूना मत, केवल ऐसे रखो, यहाँ पे भी आपको ठंडापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आसपास में जो भी हीट था ना उसको कैप्चर कर लिया तो आसपास में बचा नहीं। जब हीट नहीं बचा तो क्या बचा होगा, कोल्ड बचा होगा, यानी कि ठंडापन महसूस हुआ होगा आपको। समझ में आ गया बात। चलो, अब जरा बताओ हमको इस चैप्टर में, यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। इस चैप्टर में अब कहीं पे भी कोई डाउट किसी को, क्या युवराज, क्या डाउट है? इसका नाम के बाद एक क्वेश्चन है, सब एकदम सुने सब बोल जहाँ पे भी मम्मी बोलती है। हाँ बोलो। गर्मी में लाइट
गर्मी में लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, डार्क कलर मतलब कि डार्क नहीं पहनना चाहिए। हाँ, इसका भी रीजन बड़ा सिंपल है। देखो, लाइट क्लॉथ जो होता है ना हमारा, लाइट क्लॉथ जो होता है ना, वो सनलाइट को कैप्चर बहुत ही कम करता है। लाइट कलर जो होता है ना हमारा, वो सनलाइट को कैप्चर बहुत ही कम कर पाता है, और चूंकि सनलाइट को वो कैप्चर कम करेगा तो आपको गर्मी भी कम लगेगा। जैसे ब्लैक क्लॉथ बहुत डार्क रहता है, कभी यदि आप उसको पहन के गर्मी में बाहर निकले ना तो पूरा पसीने से आप नहा लेंगे। लेकिन वही यदि व्हाइट आप पहन के निकलते हैं तो पसीने से तो आप नहाएंगे लेकिन बहुत ही कम एज कम्पेयर टू ब्लैक। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के समय में हल्का कपड़ा पहनना चाहिए। हल्का का मतलब क्या? लाइट होना चाहिए। समझ गए बात को? यानी कि कलर उसका उतना ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पहनिए, वही चीज़ होता है हमारा। चलो अब बताओ हमको, ये चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट? इस चैप्टर में मेनली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़े हैं, याद है ना? क्योंकि हम लोग मैटर चैप्टर को दो अलग अलग भाग में बांटे थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस का ही बात किए हैं। आगे आने वाले चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, 3 चीज होगा। ठीक है, अब इसमें कहीं पे भी किसी को कोई डाउट, तो बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग इस चैप्टर को खत्म किए हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग किए हैं, है ना? प्रैक्टिकली भी देखे हैं तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो इस चिप्स को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।